हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। तो आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है। जैसा कि आप सबको पता है कि एक बॉन्ड जब बनता है, फॉर एग्जांपल ए एंड ए, तो ये ए जो बॉन्ड है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से बन रहा है। ऐसे ही यदि डबल बॉन्ड बनता है तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है, और यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो वो 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से। बट आज हमारा टॉपिक है कि जो बॉन्ड बनता है वो 2 तरह का होता है। एक होता है लोकलाइज्ड बॉन्ड और एक होता है डी लोकलाइज्ड बॉन्ड। हम जनरली जो बॉन्ड बनाते हैं बिटवीन द सिंगल बॉन्ड और आइसोलेटेड डबल बॉन्ड्स, ये कहलाते हैं हमारे लोकलाइज्ड बॉन्ड। लोकलाइज्ड बॉन्ड का मतलब होता है कि जो बॉन्ड जिस जगह पे है वो उसी जगह पे रहेगा, यानी उसकी पोजीशन अपनी जगह से चेंज नहीं होगी। यहाँ डबल बॉन्ड है तो ये इसी पोजीशन पे डबल बॉन्ड रहेगा, ये सिंगल बॉन्ड है तो ये अपनी पोजीशन पे ही रहेगा। दैट इज कॉल्ड अ लोकलाइज्ड बॉन्ड एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल स्ट्रक्चर, यानी इसको रिप्रेजेंट हम सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर से कर सकते हैं। बट जब हम बात करते हैं डी लोकलाइज्ड बॉन्ड की, यहाँ पे एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर से हम स्ट्रक्चर को समझा सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सिंगल स्ट्रक्चर उस एग्जाम्पल की, उस कंपाउंड की, उस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो वो बॉन्ड जो डी लोकलाइज मतलब नॉट लोकलाइज, जो कि एक ही एटम पे लोकलाइज नहीं होगा, उसको हम कहते हैं डी लोकलाइज्ड बॉन्ड। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, एक एग्जाम्पल लिया है मैंने ब्यूटाडाइन का, 1,3 ब्यूटाडाइन। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, यानी यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है। तो आप देख सकते हैं ये डबल बॉन्ड यहाँ मूव करा इसने और इस डबल बॉन्ड ने यहाँ मूव किया, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया और यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया और बीच में डबल बॉन्ड आ गया, यानी जो डबल बॉन्ड था उसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया और जो सिंगल बॉन्ड था उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल में लोकलाइज्ड डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड नहीं है, इसलिए यहाँ पे इसके 2 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं और इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं डी लोकलाइज्ड बॉन्ड। ये जो एरो होता है ये दिखाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच में रिलेशन को, और जो ये 3 लाइंस हैं ये बताते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड को। तो जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है वो आपका इस तरह से दिखाया जाएगा, जिसमें पार्शियली हमने डबल बॉन्ड कैरेक्टर सब में दिखा दिया है, क्योंकि यहाँ से हटा है, यहाँ पे बना है, यहाँ पहले से था। तो दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड एंड दिस इज मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर फ्रॉम ऑल द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। यानी यहाँ पे हमारे पास 1, 2 और 3 स्ट्रक्चर्स हैं, तो 3 स्ट्रक्चर्स में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? रेजोनेंस हाइब्रिड। अब रेजोनेंस हाइब्रिड और वन ऑफ द कंजुगेटिंग जो स्ट्रक्चर हैं, उन दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। तो अब हम बात करेंगे रेजोनेंस एनर्जी की। जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है और जो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है, दैट इज रेजोनेंस हाइब्रिड, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। हिंदी में बोलते हैं अनुनाद ऊर्जा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बेंजीन का एग्जाम्पल लिया है मैंने, जिससे हम बोलेंगे इसकी एनर्जी होती है, रेजोनेंस एनर्जी वो होती है 36 किलो कैलोरी पर मोल। जो रेजोनेंस एनर्जी है उसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, सिर्फ एस्टिमेट कर सकते हैं, यानी ये ऐसी कोई डायरेक्ट क्वांटिटी नहीं है जिसको हम डेटा से निकाल लें, इसको सिर्फ एस्टिमेट करते हैं। और एस्टिमेट करने के लिए हम यूज करते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। ओके, तो what is resonance energy? The difference between the energy of most stable structure and one of the resonating structure, यानी जो सबसे ज्यादा स्थायी स्ट्रक्चर है, स्टेबल स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड, और वन ऑफ द जो स्ट्रक्चर है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उन दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होगा उसको हम बोलेंगे रेजोनेंस एनर्जी, और इसको हम एस्टिमेट कर सकते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन से। ओके, अब हम बात करेंगे कि कॉन्जुगेशन के लिए कुछ नियम हैं, कुछ रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो अब हम बात करेंगे रूल्स फॉर रेजोनेंस। सबसे पहला रूल जो है वो ये है कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो किसी के इमेजिनेशन में होते हैं। इट एग्जिस्ट ओनली इन वंस इमेजिनेशन, यानी ये रियल नहीं है, ये आपके वर्चुअल है, ये इसे इमेजिन किए जा सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है कि सिर्फ स्ट्रक्चर्स जब हम बनाएंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो उसमें न्यूक्लियाई अपनी जगह पे ही रहेगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ही अलाउड रहता है, न्यूक्लियाई जो है वो अपनी जगह से मूव नहीं होंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है CH2 डबल बॉन्ड CHCl, CH2
अब देखिए आपने देखा यहाँ पे इसके पास लोन पेयर है, इसने इसको अपना डोनेट किया और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, तो इस पे माइनस चार्ज आ गया, इस पे प्लस चार्ज आ गया। बट आप देख सकते हैं एटम का मूवमेंट नहीं है। आप बॉन्ड देखें तो 1 2 3 1 2 3 बॉन्ड सेम है, इधर प्लस चार्ज इधर माइनस चार्ज, बट जो एटम्स हैं वो अपनी जगह पे हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ है। तीसरी बात, सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के पास सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 3 लोन पेयर थे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 और 2 4 हैं और एक इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया, तो यानी 6 हो गए। अल्टीमेटली हमारे पास टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है। नेक्स्ट उसके बाद पॉइंट ये कहता है कि जितने भी एटम्स रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो पार्ट ऑफ सिस्टम है, वो सभी एक प्लेन में लाई करेंगे या नियरली प्लेनर होंगे, यानी यदि कोई आउट ऑफ प्लेन है तो वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जैसा कि आप एग्जांपल ले रहे हैं पिक्राइल आयोडाइड का। पिक्राइल आयोडाइड की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 NO2 ग्रुप है और यहाँ पे OH की जगह I है, दैट इज कॉल्ड पिक्राइल आयोडाइड। तो आप देख सकते हैं कि जो डिफरेंट ऑक्सीजन्स हैं नाइट्रो ग्रुप के, ये प्लेन में नहीं होते। क्यों नहीं होते? बिकॉज आयोडीन ग्रुप जो है वो बहुत बल्की है, तो वो इनको पुश कर देता है और स्टेरिक इनहिबिशन की वजह से यहाँ पे रेजोनेंस प्रॉपरली नहीं हो पाता है, यानी ये जो रेजोनेंस इसके साथ होना चाहिए था वो नहीं हो पाता। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो भी एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं रेजोनेंस में, जो पार्ट ऑफ सिस्टम है वो एक प्लेन में लाई करना चाहिए। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ जो है ऑर्थो और पैरा नाइट्रो ग्रुप्स की वो डिफरेंट होगी। देखिए ऑर्थो की है 1.45 एंगस्ट्रॉम और इसकी है 1.35 एंगस्ट्रॉम, जबकि यदि इसमें रेजोनेंस होता तो दोनों की बॉन्ड लेंथ सेम आती, बट नहीं आ पाई। क्यों नहीं आ पाई? क्योंकि जो नाइट्रो ग्रुप से वो पुश्ड आउट हो गए प्लेन से, आउट ऑफ प्लेन हो गए बिकॉज ऑफ बल्की आयोडीन एटम। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि जो एनर्जी होती है एक्चुअल मॉलिक्यूल रेजोनेंस हाइब्रिड, वो हमेशा कम होगी देन डेट ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमने बेंजीन का लिया था जिसमें 36 किलो कैलोरी पर मोल थी। फिर सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इक्वली हाइब्रिड को कंट्रीब्यूट नहीं करते, सबका अपना अपना प्रोपोर्शन होता है। कोई लेस स्टेबल होता है, कोई मोर स्टेबल होता है, कोई अनस्टेबल होता है। मीन्स ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स डू नॉट कंट्रीब्यूट इक्वली टू हाइब्रिड, ईच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट्स इन प्रोपोर्शन टू इट्स स्टेबिलिटी, यानी जितना स्टेबल होगा उतना ही कंट्रीब्यूशन वो देगा। जनरली नॉन पोलर स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू डाईपोलर। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं RC डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जांपल है। आप देख सकते हैं ये लोन पेयर यहाँ मूव करेंगे, ये इधर जाएगा तो इस पे माइनस इस पे प्लस, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि ये नॉन पोलर है जबकि ये डाईपोलर है। ओके, तो नॉन पोलर स्ट्रक्चर्स ज्यादा स्टेबल होते हैं। इसी तरह से डाईपोलर स्ट्रक्चर यदि 2 हैं तो उसमें जितना चार्ज दूर होगा उतना वो लेस स्टेबल होगा रेजोनेंस फॉर्म में। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है ब्यूटाडाइन का, ये नॉन पोलर है इसलिए मोस्ट स्टेबल है। इसमें बात करें तो हमने एक बार इसी दोनों एटम्स का सिर्फ इतना सा मूवमेंट किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ गया है तो नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और नेक्स्ट में हमने यहाँ शिफ्ट किया इसको तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों में कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो इन दोनों में ये ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि यहाँ पे चार्जेस जो है वो पास है, जबकि यहाँ पे जो चार्जेस है पॉजिटिव नेगेटिव डाईपोलर जो है वो दूर है। तो दिस इज लीस्ट स्टेबल, दिस इज मोस्ट स्टेबल, और ये बीच का होगा। यानी हम ऑर्डर लिखना चाहें तो फर्स्ट, सेकेंड और ये आपका हो गया थर्ड। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि नॉन पोलर के कंपैरिजन में पोलर स्ट्रक्चर लेस स्टेबल होते हैं, और पोलर में भी यदि डिस्टेंस ज्यादा है तो जो कम डिस्टेंस पे पोल्स होंगे उनका स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। नाउ अब हम बात करेंगे, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ले रहे हैं, ये इधर मूव करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये माइनस ये प्लस। तो आप देख सकते हैं इन दोनों में भी ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल होगा और सेकंड वाला कम स्टेबल होगा। अब हम बात करें कि स्ट्रक्चर जिनमें फॉर्मल चार्जेस होते हैं वो मोस्ट स्टेबल होते हैं यदि नेगेटिव नेगेटिव पे ही आए, मतलब नेगेटिव जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव पे ही आए और पॉजिटिव जो है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे ही आए। कहने का मतलब है कि ये जो स्ट्रक्चर है यदि इसमें यहाँ मूव कर रहा है, O पे माइनस है, C पे प्लस है, तो इट इज वेल गुड। दोनों के प्रॉपर चार्जेस हैं, नेगेटिव पे नेगेटिव है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे पॉजिटिव है, तो ये स्टेबल होगा। लेकिन यदि हमने उल्टा कर दिया, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये लीस्ट स्टेबल होगा। ओके, तो यानी फॉर्मल चार्जेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव ही आना चाहिए और इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे पॉजिटिव ही आना चाहिए।
उसके बाद यदि कोई स्ट्रक्चर है जिसमें फॉर्मल चार्जेस एडजेसेंट एटम्स पे सेम हैं तो वो हाईली अनस्टेबल होंगे। फॉर एग्जांपल हमने ये एग्जांपल लिखा, तो यदि दोनों पे ही ये प्लस है तो ये गलत होगा, ये अनस्टेबल होगा। फिर स्ट्रक्चर्स जिनमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पॉजिटिवली चार्ज एटम्स होते हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है और वो कम स्टेबल होते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज किसको बताता है? डेफिशिएंसी को। तो जिन स्ट्रक्चर्स में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पॉजिटिवली चार्ज एटम्स होंगे वो ज़्यादा एनर्जी के होंगे और वो अनस्टेबल होंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स यदि ज़्यादा है तो वो स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि हर एक कोवलेंट बॉन्ड कॉन्ट्रीब्यूट करता है अबाउट 50 to 100 किलो कैलोरी पर मोल। ओके, तो बॉन्ड यदि कम हो जाते हैं तो वो स्ट्रक्चर भी लेस स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू डेड स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 CH2 वाले बॉन्ड को छोड़ दीजिए, सिर्फ हम जनरल इनको काउंट कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए 1 2 3 4, तो आप देख सकते हैं एक बॉन्ड कम हो गया है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। एक तो ये नॉन पोलर है और दूसरा इसके अंदर नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज़्यादा है, इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स कम है, तो इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल होगा और ये कम स्टेबल होगा। नाउ हम कुछ एग्जांपल्स की और बात कर लेते हैं स्टेबिलिटी के लिए। जिन स्ट्रक्चर्स में मैक्सिमम ऑफ ऑक्टेट होगा उनको प्रिफर किया जाएगा। कैसे? आप देखिए एन ट्रिपल बॉन्ड O, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पे O पे प्लस चार्ज है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, और आप देखिए इधर ये मूव करेगा। ओके, ये बॉन्ड इधर मूव करेगा तो यहाँ पे इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो जाएगा। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी इसका ऑक्टेट पूरा है। बट इस केस में क्या होगा? इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो जाएगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा तो ये लेस प्रिफर्ड होगा, ये लेस स्टेबल होगा। मोर कोवलेंट बॉन्ड वाला मैं आपको समझा ही चुकी हूँ कि जितने नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ज़्यादा होंगे वो स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर ये भी हम बात कर चुके हैं कि चार्ज सेपरेशन जो स्टेबिलिटी को घटाता है, ये नॉन पोलर है, स्टेबल होगा। इन दोनों में देखें हम तो ये दोनों बराबर स्टेबल हैं, क्योंकि दोनों ही इक्वली डिस्टेंस में है। लेकिन यदि इसकी जगह हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता, ये वाला स्ट्रक्चर, तो इन दोनों के कंपैरिजन में हमारा ये ज़्यादा स्टेबल होता। लास्ट की जो चार्ज सेपरेशन है वो एनफोर्स होता है बाय द ऑक्टेट रूल। जहाँ से हम यहाँ पे बात करें, ये स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये आप देख सकते हैं C डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, यहाँ पे ये माइनस चार्ज है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, आप देखिए यदि मैं इसके ऊपर ये मूव करती हूँ, ये इधर जाएगा तो इस पे कार्बन नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे N पॉजिटिव आ जाएगा। ओके, तो ये स्ट्रक्चर यूँ तो सही है, बट आप देख सकते हैं यहाँ कार्बन पे नेगेटिव और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है, तो ये क्या हो गया आपका माइनर, और यहाँ पे चार्ज एकदम प्रॉपर है तो ये हो जाएगा आपका मेजर। तो इस तरह से हम डिफरेंट रूल्स हैं जिनके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल होगा और कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं होगा। अब हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की जिनमें कि डीलोकलाइज्ड बॉन्ड होता है। तो हमारे पास 3 तरह के काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स है। एक है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में, एक है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कंजुगेशन में होगा विद अ p ऑर्बिटल ऑन एन एडजेसेंट एटम, और तीसरा हमारा है हाइपर कॉन्जुगेशन। तो अभी हम सिर्फ बात करेंगे फर्स्ट और सेकंड की, हाइपर कॉन्जुगेशन की हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डबल बॉन्ड आपका किसके साथ कंजुगेशन में है, या तो डबल बॉन्ड के साथ या ट्रिपल बॉन्ड के साथ। तो ये एग्जांपल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बॉन्ड मूव कर रहा है तो ये मूव कर रहा है, तो यहाँ पॉजिटिव ये नेगेटिव, या फिर उल्टा मूव कर दे क्योंकि दोनों तरफ पोलैरिटी सेम ही है, तो इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। बॉन्ड लेंथ जो है वो 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है डबल बॉन्ड की, और 1.48 एंगस्ट्रॉम होता है सिंगल बॉन्ड के लिए। ओके, बट नॉट 1.53। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, रेजोनेंस हुआ है, हाइब्रिडाइजेशन चेंजेस हुए हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम बात करें CH2 डबल बॉन्ड CHCl। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बॉन्ड इधर मूव कर रहा है तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो आप देख सकते हैं इसमें ऑर्बिटल ओवरलैप किस तरह से हो रहा है, ये आपका कार्बन है और ये p ऑर्बिटल जो है, ये जो Cl है ये आपका बॉन्ड बना रहा है यहाँ, तो इसके पास कितने लोन पेयर हैं, 1 2 और ये 3। तो इसकी जो एक फिल्ड ऑर्बिटल है वो पाई बॉन्ड के साथ ओवरलैप करेगी, और ओवरलैप करेगी तो क्या करेगी, ये इसके साथ पाई बॉन्ड शेयरिंग करेगी तो ये आपका रेजोनेंस दिखाएगा। इसी तरह से यदि यहाँ पे एक आपका हम बात करें CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 प्लस है,
तो प्लस के पास कौन सी होगी, वैकेंट पी ऑर्बिटल होगी, ये भी इसके साथ रेजोनेंस करेगी, सिंपली ये इधर चला जाएगा। तो क्या रेजोनेंस हो जाएगा, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यानी यहाँ पे कौन सी ओवरलैपिंग हुई है, डबल बॉन्ड वाली जो ऑर्बिटल है ये वाली, ये इसकी पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रही है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आपका कॉन्जुगेशन हो जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा। तो ये था हमारा कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस के बारे में। अब नेक्स्ट क्लास में हम हाइपर कॉन्जुगेशन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।